वाला पार्ट आ गया था समझ में? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज, नवीन शिक्षण अधिगम उपागम। आप और कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग अप्रोच अपना रहे हो? नई नई इनोवेटिव लर्निंग उपागम का वर्णन कीजिए। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी के बाद सेकंड आएगा आपका MOOC, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तीसरा है आपका युवा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए सक्रिय अधिगम वेब पोर्टल आ गया, स्वयं पोर्टल जिसको बोलते हो आप, ठीक है। सबसे पहले तो क्या था आपका इनोवेटिव, यानी कि ऐसे कौन कौन से नए तरीके हैं जिनसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला तो क्या है? वेब टेक्नोलॉजी, दूसरा है मूक, तीसरा है स्वयं पोर्टल, फोर्थ है आपका टीचिंग उत्कृष्टता पोर्टल, ई पाठशाला, ई बस्ता, ठीक है। ये नए नए इनोवेटिव कार्यक्रम गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, देखते हैं भैया। वेब टेक्नोलॉजी जिसको WWW वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी आप लोग जानते हो, ठीक है। एक ही समय में इसमें क्या है, हम एक समय में बहुत सारे लोग वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेट से कोई भी आप कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेट के हायर लेवल की सर्विसेज प्रदान करने में वेब का महत्वपूर्ण स्थान है। वेब क्या होता है? वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? वर्ल्ड लेवल पर एक नेटवर्क साइट है जो हमें क्या है, इंटरनेट के हाई लेवल की सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। अगर टेक्नोलॉजिकल लेवल से देखा जाए तो वेब सर्विसेज के रूप में स्रोतों को उपलब्ध कराए जाने वाली एक प्रणाली है, ठीक है। तो वेब क्या है? एक सर्विस के तौर पर जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको दी जाती है, जो संसार में कहीं पर भी बैठकर नेट की सेवाओं को यूज कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन और जानकारी हमारी कैरिकुलम, ग्राफिक, ध्वनि और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। वेब का समझ में आ गया? वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो जिसका कनेक्शन क्या है, आपके पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो आपको कोई भी नॉलेज देने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम शिक्षा की तरफ से या कैरिकुलम की तरफ से देखा जाए तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जानकारी है हमारी कैरिकुलम से लेकर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड, इन सभी प्रकार के आंकड़े भी हम वेब से निकाल सकते हैं, वेबसाइट से, ठीक है। वेब पर अवेलेबल इस प्रकार की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सामग्री और डाटा आपको अलग अलग इंटरेस्ट और उद्देश्य हेतु मिल जाएगा, ठीक है। उपयोगकर्ता नेट पर वेब पृष्ठों में उपलब्ध जितनी भी सामग्री है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लाइंट प्रोग्राम और वेब ब्राउजर कहा जाता है के द्वारा अपने पीसी पर अपनी सुविधा अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जितनी आपको चाहिए नॉलेज उतनी ही आप रखते हो, बाकी को आप डाउनलोड नहीं करते, ठीक है। तो इसने बोला अगर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जिस टॉपिक की जरूरत है, उस टॉपिक को आप डाउनलोड कर लेते हो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको रहने देते हो। तो एट प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो चाहे एडवर्टीजमेंट है, आज का जो टाइम है वह एडवर्टाइजमेंट का और अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का युग है, ठीक है। आपको कोई पहचानेगा तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, जितनी आपकी कंपनी की ऐड होंगी उतना ज्यादा लोग जान पाएंगे। तो आज का टाइम ऐसा आ गया है। तो इसमें सबसे अच्छा साधन है व्यक्ति विशेष या संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट स्थापित करना, ठीक है। यद्यपि यह बात बहुत व्यवसाध्य है, परंतु फिर भी विशेष व्यक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, संगठनों द्वारा अपने औद्योगिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, व्यावसायिक और शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेबसाइट स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना सामग्री कैसे प्राप्त करें? WWW पर आप कैसे प्राप्त करोगे अपनी सूचना? वेब ब्राउजर की सहायता से क्या कर सकते हैं हम? जिस भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी वेब सर्वर के संपर्क स्थापित करना है या किसी भी इंफॉर्मेशन किए जाने अनुरोध उस तक पहुंचा देता है, आप वेब पर उस चीज को सर्च करोगे। तो वेब क्या है? आपने जो चीज सर्च की है उसका क्या है, एक उपलब्ध जो भी सामग्री है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां पर, उन सोर्सेज के पास आपकी क्या पहुंचाता है, रिक्वेस्ट को पहुंचाता है। और आपके अनुरोध के अनुसार जो जो आपने चाहिए था
1 मिनट में आपकी फ़ोन पे वो चीज़ें आ जाती हैं और आप अपने पीसी पर उसको अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो, नहीं रखना तो आप डिलीट कर सकते हो। तो इस प्रकार वेब पर अवेलेबल जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको अन्य सोर्सेज़ तक पहुँचाने के लिए किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र की सहायता से हम व्यक्ति, संस्थाओं या इंटरनेट पर स्थापित जितने भी वेब ग्रुप्स हैं, उनका भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उनसे वांछित जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र या इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसको नेट टेक्नोलॉजी में बोले तो इसको हम इंटरनेट ब्राउजिंग या नेट सर्फिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा किया अब तक, क्या समझ में आया भाई डब्ल्यू का? बताओ जरा मुझे, वेब टेक्नोलॉजी किस प्रकार आपकी हेल्प करती है आपकी पढ़ाई में? है तो बड़ा इजी, अपनी लैंग्वेज में तो बहुत इजी है। यस मैम। मैम ये जो वेब है इस पे हम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को सर्च कर सकते हैं और ये हमें हाई लेवल जो नेट होता है उस पे वो हमें मतलब वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन इससे ले रहे हैं तो ये हमें वो जो भी उसकी सही इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी दिखाएगा हमें और हमें जो चाहिए होगा वो हम लिख के अपने पास सेव कर लेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे मैम। हाँ जी। अब ये तुम्हें पता है कि कैसे सर्च करना है, ये बात बता रखी है दूसरे पॉइंट में इसने कि वेब पर आप अपनी इंफॉर्मेशंस को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, जो आपको मटेरियल चाहिए वो भी पता है। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, सर्च करोगे पीडीएफ, ढेरों सारे पीडीएफ खुल जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर दे तो वो ढेरों सारी वीडियो आ जाती है, तो जो आपको अच्छी लगे उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इसको आप इंटरनेट ब्राउजिंग या नेट सर्फिंग भी इसको बोलते हो। ठीक है, अब है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संस्कृत नाम HTTP है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, HTTP एक प्रोटोकॉल या नियमावली का समूह है जिसके अनुपालन के माध्यम से दो या दो से अधिक संगणकों के मध्य पाठ्य सामग्री का स्थानांतरण संभव हो सकता है। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, मान लो मैं अगर उसको कुछ मटेरियल सेंड भी करना चाहती हूँ तो हम आपस में क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो HTTP के माध्यम से www, जिसे एक प्रकार की सूचनाओं का महासमुद्र कहा जाता है, से लाभ उठाना विधि अनुसार बहुत सहज हो सकता है। HTTP के द्वारा एक वेब पृष्ठ पर हमारे निजी पीसी पर ट्रांसफर होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सूचना के एक भाग को दूसरे भाग के साथ लिंक करता है। ठीक है, ग्राफिक्स को, जितने भी आपके पास जितने फोटोज वगैरह हैं आदि के प्रसंग डाल सकता है, इंटरनेट के नियमों आदि को समझाता है। सार रूप में कह सकते हैं HTTP यह परिभाषित करता है कि हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज किस प्रकार एक दूसरे के पास भेजे जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि इसने बोला है कि हम इसमें वेब ब्राउजर में एक और प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसका नाम है HTTP। HTTP किस में हेल्प कर रहा है, मान लीजिए अगर हम मान लो कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, बहुत सारे मान लो कंपनीज में आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स, तो उन कंप्यूटर में एक से दूसरे कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम HTTP का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। HTTP कैसे कार्य करता है भाई, ये वेबसाइट पर उपलब्ध जितनी भी सूचनाएं हैं यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हेतु काम करता है। इसमें क्लाइंट और सर्वर सिद्धांत पर यह काम करता है, इसलिए ग्राहक सर्वर आधारित इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट सेट ऑफ रूल के रूप में इसे जाना जाता है। अगर मान लीजिए कोई अपना निजी पीसी एक क्लाइंट के रूप में एक सर्वर जिसके पास सूचना का भंडार होता है से संपर्क साधता है और अपने ग्राहक कार्यक्रम किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित सूचना प्राप्त करके सर्वर से संबंध जोड़ने तो HTTP का प्रयोग करता है। वही बात घुमा के लिख दी इसने कि एक पीसी एक क्लाइंट के तौर पर एक सर्वर के पास तो क्या होता है, सर्वर सूचनाओं का इंफॉर्मेशन का भंडार होता है, जिसको चाहिए होती है वो उस पर सर्च करता है, तो सर्वर क्या करता है, उससे जुड़ने की कोशिश करता है और ढेरों सारे इंफॉर्मेशन उसको भेज देता है। यदि वांछित स्रोत से हम कुछ अधिक हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने पीसी के माउस पर बटन दबाकर किसी हाइपरटेक्स्ट लिंक को चुनना होगा। जैसे HTTP क्लाइंट हो गया, सर्वर जुड़ा हुआ है, बहुत सारी आपकी वेबसाइटें खुली पड़ी हैं, तो जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए आप उसी पे क्लिक करके उसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हो। तो ये था आपका एक वेब ब्राउजर।
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में मान लो क्वेश्चन आ जाता तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लिख के आना, आपको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देना कि वेब ब्राउजिंग क्या होता है। इसको आपको सबको पता है कि क्या होता है, कैसे आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो इंटरनेट के माध्यम से, वो आपका वेब ब्राउजिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिख दोगे इसको? यस मैम। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज पढ़नी है। आगे है आपका मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये भी क्या है? कोर्स, एक बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाने वाला, देखो भाई, मूक क्या है? एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाने वाला ऑनलाइन कोर्स होता है जिसमें हम वेब के माध्यम से असीमित लोग इसको ओपन या एक्सेस की सुविधा इसको मिलती है। डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे हमारे इंदिरा गांधी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने अब डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए निःशुल्क मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं, मूक। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किए गए हैं भाई? आपके इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटीज के द्वारा क्या है, बहुत सारे निःशुल्क फ्री मूक कोर्सेज शुरू किए गए हैं। MWC ऑनलाइन लर्निंग आपको करनी है, कोई कोर्स करना है, सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? मुफ्त फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और असीमित भागीदारी सुनिश्चित करना। मुफ्त और एजुकेशन प्रोवाइड करना और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ सके। ठीक, ओपन शैक्षणिक संसाधनों का राष्ट्रीय संग्रहालय, मूक का नेशनल हेरिटेज कहाँ पे है? अपने शैक्षणिक संसाधनों का शोधन, संसाधनों का राष्ट्रीय संग्रहालय एक ओपन शैक्षणिक संसाधनों का डिजिटल संग्रहालय है। यानी कि इसने बोला है कि जो हमारा एजुकेशन रिसोर्सेज है उसमें नेशनल जो हमारे संग्रहालय है उसमें ओपन एजुकेशन सिस्टम का डिजिटल संग्रह, यानी कि मूक का क्या है? एक डिजिटल संग्रहालय है। मूक में स्कूली छात्रों के अध्यापकों तथा अन्य भागीदार सभी विषय और सभी स्तरों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यानी कि मूक में आपके स्टूडेंट से लेकर टीचर तक के लिए सारे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह संग्रहालय जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्सों में अपना एडमिशन लेने के अवसर सबको मिलते हैं और ऑनलाइन कंपटीशन में भागीदारी के अवसर भी सबको प्रदान होते हैं। तो मूक को तो क्या भाई, एक डिस्टेंस का कोर्स चलाया हुआ है जिसे आपके क्या है, एक विद्यार्थी से लेकर एक टीचर तक इन कोर्सेज को कर सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी होंगी। ठीक है, ओपन शैक्षणिक संसाधनों का राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्देश्य भी ऐसे ही हैं। उसके बाद आती है ओपन एजुकेशन के संग्रहालय के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? जितने भी नए फैक्टर्स आए हैं सहयोग देने के लिए अध्यापकों को उत्साहित करना, यानी कि जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, टीचर्स को प्रोत्साहित करना कि भाई आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करो और अपने स्टूडेंट्स को आप टीच करो। ठीक है, यानी कि आपको टीच करने के लिए न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए। टीचर्स को ऑनलाइन कोर्सेज में भागीदारी करने के लिए उत्साहित करना, टीचरों को भी क्या है हमें कि भाई आप ऑनलाइन कोर्सेज करो, आपकी ग्रोथ होएगी इससे, तो ऑनलाइन कोर्सेज में भी भागीदारी करने के लिए उत्साहित करना। आगे है आपका संदर्भित शिक्षण अधिगम संसाधनों के सर्जन के लिए अध्यापकों को प्रेरित करना, यानी कि जितने भी रेफरेंस टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनके क्रिएशन के लिए टीचर्स को प्रेरित करना है कि भाई टीचर्स को इसलिए मोटिवेट करना कि भाई जितने भी ऑनलाइन या इनोवेटिव प्रोग्राम चल रहे हैं आप उनको बच्चों के सामने लेके आओ, आप भी खुद भी वो सर्टिफिकेट कोर्सेज करो और बच्चों से भी करवाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर्स के लिए क्वालिटेटिव एजुकेशन संसाधन उपलब्ध करवाना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बोला गया है अस्तु ओपन आपके मूक का राष्ट्रीय संग्रहालय संसाधनों के व्यापक डिजिटल संग्रहालय है, यानी कि क्या है, लोगों को जुड़ाव करने वाला एक डिजिटल संग्रहालय है जिसका प्रयोग टीचर्स द्वारा टीचिंग एक्टिविटी प्रक्रिया में किया जा सकता है और इन संसाधनों का प्रयोग विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। यानी कि क्या है, मूक के ऊपर पूरा संग्रहालय है, भरमार बुक्स हैं, भरमार कोर्स हैं, यानी कि चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है अपनी
सुविधा के अनुसार उसमें से कोई भी कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं कला शिक्षा। प्रत्येक विषय में कंसेप्ट से संबंधित ऑडियो भी मिल जाएगी आपको, वीडियो भी मिल जाएगी, लर्निंग मटेरियल भी मिल जाएगा, चित्र, प्रश्न बुक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापक छात्रों तथा आवश्यकता अनुसार मीडिया संसाधन को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो ये इसने बोल दिया कि अगर आप उनमें से किसी भी जैसे पढ़ाई वाली वीडियो उसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हो, और किसी आगे फर्दर किसी को फॉरवर्ड करनी हो तो वो भी आप काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी ओपन शैक्षणिक संस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय में संसाधन निम्नलिखित प्रारूप है। क्या क्या है भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है भाई, क्या क्या बताया हमने। मूक जो है क्या है, डिस्टेंस में एक इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए गए कोर्सेज हैं, जिसमें क्या है ये हर एक यानी कि स्टूडेंट से लेकर टीचर तक के लिए इसमें हजारों कोर्सेज अवेलेबल है जो निःशुल्क है। बिल्कुल आप अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ से जो कोर्सेज करना चाहे वो कर सकते हो, यानी कि। और इनका क्या है, एक ऑनलाइन इन्होंने संग्रहालय भी बनाया है। ठीक है, ओपन एजुकेशन मूक के तहत। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी फैक्टर्स आपके साथ टीचर्स को एक तो क्या है इनोवेटिव प्रोग्राम के साथ जोड़ते रहना। ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करवाना, टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें क्वालिटेटिव एजुकेशन रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना, ये सारी बातें। और इसमें क्या है, वीडियो भी दे रखी है आपकी, ऑडियो भी दे रखी है आपकी, पिक्चर्स भी दे रखी है। आप अपनी अवेलेबिलिटी या अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आगे फर्दर किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अब इसने फॉर्मेट दिया है कि किस किस फॉर्मेट में मूक के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, या तो आपको ऑडियो के माध्यम से या आपको वीडियो के माध्यम से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, मल्टीमीडिया का उपयोग, उसके बाद क्या है कंसेप्ट मैप हो गए आपके, फोटोग्राफ हो गए, ग्राफिक्स हो गए, उसके बाद ऐसे एजुकेशनल गेम, क्वेश्चन बैंक, एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप। ठीक है, यानी कि इन तरीकों से क्या करवा सकते हैं, ये आपके मूक के कोर्स आपको करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस मैम। ठीक है फिर, ठीक है बेटा। फिर अगला देखो स्वयं पोर्टल। जैसे मूक पोर्टल है वैसे ही आपका स्वयं पोर्टल है। मूक में तो खाली बस डिफरेंस ये आ गया, मूक में खाली इग्नू यूनिवर्सिटी कराती है, और स्वयं पोर्टल पे खाली इग्नू यूनिवर्सिटी नहीं, आपके एनसीईआरटी के भी कोर्स हैं, आपके एनसीटी के भी कोर्स हैं, आपके इंजीनियरिंग के भी कोर्स हैं, यानी कि आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी स्वयं पोर्टल के जरिए करवा रही है। एनटीए जो यूजीसी की वेबसाइट है वो भी उस पर कोर्सेज करवा रही है। बस ये डिफरेंट आता है स्वयं पोर्टल पे। ये भी सारे कोर्सेज क्या होते हैं, निःशुल्क होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसमें काम बहुत जल्दी जल्दी फास्ट होता है, क्योंकि स्वयं पोर्टल क्या है, एमएचआरडी मंत्रालय का कार्यक्रम है, यानी कि सीधा किससे जुड़ा हुआ है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है सीधा उससे जुड़ा हुआ है। तो एक कोर्सेज खत्म हुआ उसके साथ ही दूसरा नया कोर्स लॉन्च कर देते हैं जिस दिन खत्म होता है। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से पाठ्यक्रम डिजिटल कक्षा के मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, मनोरंजन, गणित, भाषा, सामान्य अध्ययन, मानवीय विषय, पुस्तकालय आदि पराक्रम प्रस्तुत करता है। यदि विद्यार्थी कोर्सेज के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पंजीकरण करवाना होगा, और कोर्स पूरा होने के बाद विद्यार्थी पत्र प्राप्त कर लेगा। इसके लिए नॉमिनल फीस देनी पड़ती है। देखो भाई, स्वयं पोर्टल भी क्या है, ये एमएचआरडी द्वारा चलाया गया है। इसमें ढेरों कोर्सेज हैं आपके। इसमें क्या है, आपके ये पोर्टल इंजीनियरिंग के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, साइंस के लिए भी, आर्ट के लिए भी, एंजॉयमेंट के लिए भी, गणित, भाषा, सामान्य, सभी के इसके अंदर कोर्सेज होते हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र अगर आप इस कोर्सेज का क्या सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं पोर्टल पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसकी आपकी थोड़ी सी फीस लगेगी, और जैसे ही आपका कोर्सेज खत्म होता है आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा आपके डिजी लॉकर में।
ठीक है। तो स्वयं पोर्टल एजुकेशन प्रदान करने में महत्वपूर्ण शुरुआत है और स्वयं पोर्टल के साथ कुल 32 स्वयं प्रभा डीडी चैनल शुरू किए गए, यानी कि स्वयं पोर्टल के साथ साथ कुछ स्वयं पोर्टल के डीटीएच चैनल भी शुरू किए गए हैं ताकि दूर दराज में रहने वाले लोग इनकी मदद मिल सके। ठीक है, यानी कि जो नहीं आ सकते तो वो टीवी पर भी इसका प्रसारण देख सकते हैं। अब एजुकेशनल उत्कृष्टता पोर्टल, ठीक है भाई, कौन कौन से हैं भाई? ये तो थे सिर्फ आपके स्वयं के बारे में कुछ समझ में आया? मैम समझ तो आ गया, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि प्राइवेट वाला मतलब। नहीं, प्राइवेट नहीं है बेटा, ये है तो गवर्नमेंट फुल्ली। मान लो आप कोर्स करना चाहते हो, प्राइवेट नहीं है, एमएचआरडी द्वारा दिया गया है, लेकिन इसकी नॉमिनल फीस लगती है। मान लो आपने कोई भी कोर्स लिया, कोर्स की सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है, और किसी चीज की फीस नहीं लगती। उसमें क्या ये होती है, 250 रुपये या 500 रुपये ऐसे दे रखी है। जैसे जनरल कैटेगरी तो 500 रुपये थी। मैंने भी किया था एक स्वयं का कोर्स। तो मैम फिर इग्नू और इसमें फिर क्या फ़र्क हुआ? मैंने क्योंकि ना पहली बार इसका नाम सुना है, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नहीं, वो तो मूव तो इग्नू के द्वारा चलाया गया कोर्सेज है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें है तो ये कोर्सेज में निःशुल्क, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना है कि भाई मैंने ये कोर्स कर रखा और इन फ्यूचर मेरे को ये काम आने वाला है ये सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और इसमें आपके एनसीईआरटी भी करवाती है, आपकी एमएचआरडी से भी होते हैं कुछ कोर्स डायरेक्टेड, कुछ आपके अलग-अलग यूनिवर्सिटीज से होते हैं। यानी कि टोटल इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो स्वयं के 495 कोर्स अवेलेबल है। इसका मैम प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन नहीं है प्रॉपर? नहीं, आप स्वयं पोर्टल खोलो, बस सीधा सर्च करो स्वयं पोर्टल, ठीक है। उस पे आपके दिख जाएंगे जो अभी करंट में चल रहे होंगे कोई कोर्सेज। इसमें अलग-अलग थे, मैंने भी देखे थे। मैंने तो सिर्फ जो टीचिंग से रिलेटेड है ना उसका किया था। मतलब ठीक है जिनसे मैम। मतलब जिनसे ये है ना कि आगे हमारा स्कोर बढ़ता है। बहुत सारे टीचर हैं जो कॉलेजेस के जो स्वयं पे जाके कोर्सेज करते हैं, क्योंकि वो क्यों करते हैं? क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स के नंबर होते हैं किस टाइम पे, जब वो मान लो गवर्नमेंट प्रोफेसर लगते हैं ना, तो उस टाइम पे उनके नंबर होते हैं उन सर्टिफिकेट के, इसलिए वो लोग करते हैं। अभी तो ये फ्री करा रही है गवर्नमेंट, सिर्फ सर्टिफिकेट के पैसे ले रही है। ठीक है, और आगे आगे जैसे ही ये पता लगता जाएगा, इनको फिर फीस भी कर देंगे इनकी। अब देखो भाई, इससे मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है? नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती बेटा, ये तो एक स्किल इसमें जॉब होती कोर्सेज है। होते हैं मैम, जैसे अब फैशन डिजाइनिंग का कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग का कर लिया, ऐसे हाँ कोर्सेज जी, हैं। ऐसे मोक में भी है मैम, इग्नू में भी। जैसे आप कंप्यूटर का भी कर सकते हो, यस आपकी मैम। प्रॉपर क्लास लगती है बेटा इसमें, आपकी प्रॉपर क्लास लगती है, वो शेड्यूल भेजते हैं, फिर आप वीडियो भी देख सकते हो उनके। कंप्यूटर का भी था इसमें, मान लो किसी को कंप्यूटर का करना है तो इसमें ये थे कुछ कोर्सेज तो थे जैसे और इनके पेपर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होते, एग्जाम देना पड़ता है आपको, प्रॉपर आपका स्टडी मटेरियल आता है। एग्जाम के बाद उस एग्जाम में आपने प्रॉपर जितने नंबर लिए हैं वो भी शो होते हैं आपके सर्टिफिकेट में। यस मैम, टेस्ट होता है बीच बीच में। मैम मैंने मूक पे उसका किया था इंग्लिश स्पीकिंग का, पर मैं प्रॉपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी किसी वजह से, हाँ तो मेरा जी, रह गया था वो। तो सेम है ये दोनों, स्वयं और ये, बस वो ये है, ये डायरेक्ट एमएचआरडी से मंत्रालय से, और वो इग्नू से है। अब देखो भाई, आगे है टीचिंग उत्कृष्टता पोर्टल। पोर्टल इसमें क्या है भाई, शिक्षण के क्षेत्र में कोई भी स्किल्ड प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसे टीचर उत्कृष्टता पोर्टल का नाम दिया गया है। यह पोर्टल
टीचिंग के क्षेत्र में अनेक नवीन कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और इस पोर्टल का उद्देश्य है टीचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के व्यापक लक्ष्यों को अर्जित करना है और पूरे भारतवर्ष में टीचिंग स्टडी को पुनर्जीवित करना है। ये पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से स्मार्ट क्लास के सर्जन को बढ़ावा मिलता है। इस पोर्टल के माध्यम से इंटरैक्टिव टीचिंग और लर्निंग, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग अधिगम पर जोर दिया जाता है। इस पोर्टल पर अनेक नवीन टीचिंग मेथड्स की जानकारी दी जाती है। ये टोटली क्या है, टीचर्स के लिए ये पोर्टल, ठीक है। टीचर उत्कृष्टता पोर्टल, ठीक है। टीचर्स को अगर मान लो किसी भी चीज के बारे में नई नॉलेज लेनी है या कैसे क्या करना है, तो ये एक ऐप होती है। ये अभी मेरे को याद नहीं, जब हम डाइट में गए थे ना, तो डाइट में बताई थी कि टीचर्स के लिए एक ये ऐप है। उसके बाद है ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है, ये भी एमएचआरडी तथा एनसीईआरटी ने अब विद्यार्थियों के लिए ई पाठशाला ऐप जारी किया है, जिसे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अब सभी कार्य मोबाइल या इंटरनेट से ही हो रहे हैं, तो बच्चे पुस्तकों से भरे बस्तों का बोझ क्यों उठाए। ई पाठशाला ऐप के माध्यम से विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि पर मुफ्त पढ़ सकते हैं। हाँ जी, जैसे एनसीईआरटी की है या एमएचआरडी ने, एनसीईआरटी ने पूरी ऐप दे रखी है जिसमें आप किसी भी क्लास की कोई सी भी बुक निकाल के आप फ्री में उसको पढ़ सकते हो। ई पाठशाला के नाम से इसने ये ऐप जारी की है, ठीक है। एनसीईआरटी ने पहली से लेकर 12वीं तक की सभी किताबों को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है और एमएचआरडी ने इसे ई पाठशाला नाम से मोबाइल फोन ऐप और वेबसाइट पोर्टल लॉन्च कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में सभी विषयों की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। पीडीएफ फॉर्मेट में हर विषय के चैप्टर वाइज किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल फोन ऐप लॉन्च होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी राह आसान हो जाएगी। वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम पर भी किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है और इसमें भी आपकी वीडियो भी आती है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो उसका अगर आप डाउट सेशन में डालते हो तो वो डाउट भी क्लियर करवाते हैं। ये भी ये तो कर रखी होगी ना बच्चों ने एनसीईआरटी यस की ऐप। मैम, यस मैम, स्कूल टाइम पे। हाँ, तो उसमें थी ना कि मान लो कोई बुक नहीं मिलती तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये तो मैंने भी देखने को नहीं मिलती थी। नहीं, अब देखो मान लो आप सीटेट का पेपर दोगे, सीटेट के पेपर के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आप सारी बुक्स खरीद के लाओगे तो इससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करो। जो सी क्लास की बुक आपको पढ़नी है उस क्लास को सर्च करो और उसकी बुक जो सी भी पढ़नी चाहिए, ईवीएस की, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, जो पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हो। मैं भी तो ऐसा ही करती हूँ, सारी बुक थोड़ी ना। अब देखो हमारी जो बुक थी उनमें तो बहुत सारा चेंजेज आ गया। अब मान लो मुझे किसी चीज की तैयारी करनी है, जैसे मैंने सीटेट की उसकी की थी एसएसटी की, तो मैंने सारी एसएसटी की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक थी सारी मैंने फोन से ही पढ़ी थी, एनसीईआरटी की ऐप पे से। अभी भी पढ़ा है एनसीईआरटी का ऐप मेरे उसमें। तो इससे क्या हमें बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे है ई बस्ता। ई बस्ते का अर्थ है स्कूल बैग, अर्थात ई बस्ता स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री के डिजिटल संस्करण के साथ एक डिजिटल स्कूल बैग है। भारत सरकार ने अपने देश के छात्रों की मदद के लिए ई बस्ता की सौगात दी है, जिसके तहत छात्र अपनी जरूरत के मुताबिक किताबों की स्टडी कर सकते हैं। ई बस्ता में किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ई बस्ता के कारण गांव एवं छोटे शहर के छात्र भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। किताबों एवं सही मार्गदर्शन की कमी के कारण छोटे शहर के छात्र पीछे रह जाते हैं, इसमें योग्यता होते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार ई बस्ता ऐप भी एक अच्छा माध्यम साबित हुआ है। ई बस्ते को अगर सिस्टमेटिक करने के लिए अर्थात विषय वस्तु को विद्यार्थी के अनुरूप सही तरह से जमाने और कमी को बताने के लिए ई बस्ता में स्कूल अधिकारी और शिक्षक लॉगिन कर सकते हैं और अपने निर्देश दे सकते हैं। ई बस्ता पोर्टल प्रकाशकों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह वह सेंटर बिंदु का काम करता है जिसके माध्यम से शिक्षक, विद्यालय अधिकारी एवं छात्रों का मार्गदर्शन लेकर आसानी से आंकड़े उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है, ई बस्ता भी क्या है भाई, ताकि आपका बैग भारी ना हो, इसके लिए आपको ऑनलाइन बुक्स की सुविधा दे देना, यही ई बस्ता है। ठीक है,
जैसे स्कूल्स में क्या है, टैब दिए जाते हैं बच्चों को। टैब किस लिए दिए जाते हैं कि मान लो भाई कोई बुक्स नहीं है आपके पास, तो आप इस टैब में सर्च करके वो बुक डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। लेकिन बच्चे क्या, बच्चे तो और भी मान है, वो क्यों बुक्स पढ़ेंगे, वो तो उसमें इंस्टाग्राम चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे यही कर रहे हैं। 100% बच्चों में से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जो उस टैब का सही से इस्तेमाल कर रहे हो। जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उसको गवर्नमेंट फ्री टैब प्रोवाइड करवाती है पढ़ाई के लिए। समझ में आ गए पॉइंट? यस मैम। यस मैम। तीनों को क्लियर है? यस मैम। मतलब इसके ऊपर आ जाए आपका इनोवेटिव लर्निंग के ऊपर, तो लिख के आ सकते हो ना ये सारे पॉइंट, या फिर और कोई तुम्हारे दिमाग में आ रखा हो वो भी बता सकते हो। इसमें का पॉइंट इजी है थोड़ा। क्या? इसमें का पॉइंट सही है मैम। हम्म। अब देखो, बताना है क्या नहीं आपको ऐसा पॉइंट? नहीं मैम। चलो अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके 7 तक हो गए थे। उसके बाद 8th और 9th आपके NCF 2005 के दे रखे हैं। एक में आपसे उसके मार्गदर्शी सिद्धांत पूछ रखे, गाइडलाइंस पूछ रखी हैं, और एक में उसके सजेशन पूछ रखे हैं। 10th वाला क्वेश्चन आपका NCF 2009 के ऊपर है। 11th वाला आपका वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर है। उसके बाद है आपका मूक लर्निंग, MWC मूक, मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स क्या है ये भी बता दिए। उसके बाद ई पाठशाला क्या होती है और ई बस्ता क्या होती है। ठीक है, इनको एक ही जगह याद कर लेना। यहाँ से याद करो, यहाँ से कर लेना, इसको लॉन्ग बनाने के लिए पॉइंट्स याद कर लेना। पीछे याद करो तो वहीं पे याद कर लेना। ठीक है, तो आज आपकी जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। कल फिर कोई ऐसी ही इजी यूनिट स्टार्ट कराऊंगी जो जल्दी खत्म हो जाएगी, जिससे ये दिखे कि हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है बेटे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है।